गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने नोटिस किए थे, पोस्टर किए थे और साथ में मैंने आपको दो नोटिस भी दिए, क्वेश्चन भी दिए थे जिनमें आपको नोटिस भी करने थे। होप आप सब ने कर लिए हैं, क्योंकि मेरे पास तो उनके आंसर आए नहीं हैं, तो मैं कहूँगा नहीं कि आपने कर लिए हैं, लेकिन आप ईमानदार हो, आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। आपने अपना अपना होमवर्क अपने घर पे किया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब आगे हम करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, यानी डिस्क्रिप्शन किसी भी टॉपिक के विपक्ष और पक्ष में उसकी व्याख्या करना, उसके उसके लिए लिखना। देखिए, ये हमारे पास जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं वो सब के सब शॉर्ट कंपोजिशन है। तो शॉर्ट कंपोजिशन हमेशा ही हमारे कोर्स में जो दे रखे हैं वो 50 वर्ड्स की लिमिट के साथ दे रखे हैं। कितने वर्ड की? 50 वर्ड्स की लिमिट के साथ हमें दे रखे हैं। तो हमें आर्ग्यूमेंट भी 50 वर्ड्स में ही करने हैं, यानी इनके अगेंस्ट और फॉर के जो टॉपिक हैं वो हमें 50 वर्ड्स में ही करने हैं। आर्ग्यूमेंट देखिए होता क्या है। आर्ग्यूमेंट होता है जिसे हम कह सकते हैं हमारी साधारण भाषा में वाद विवाद, यानी लड़ाई झगड़ा। कोई कहता है कि नहीं ये ऐसा होता है, कोई कहता है कि नहीं ये ऐसा होगा, तो वहाँ पर एक वाद विवाद हो जाता है और सभी अपने अपने तर्क उस एक टॉपिक के लिए देते हैं। जैसे कोई कहता है कि गाड़ी में पीछे का इंजन होना ज़रूरी है ताकि आगे गर्मी ना हो, और कोई कहता है कि नहीं आगे होने में ज़्यादा आसानी रहती है क्योंकि इंजन को फ्रेश एयर मिलती रहती है, साथ में इंजन को उतनी गर्मी नहीं हो पाती। और जब कोई इसके विपक्ष में कहेगा तो क्या कहेगा कि नहीं इंजन पीछे ठीक है क्योंकि गर्मी पीछे ही निकल जाती है, जो भी गर्मी होती है इंजन की वो पीछे ही रह जाती है, गाड़ी की गर्म नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से हमें इनके आर्गुमेंट करने होते हैं, जो कि अगेंस्ट और फॉर दोनों में ही हमें करने होते हैं, और दोनों में ही हमें शब्दों की लिमिट का ध्यान रखना होता है। लगभग 25-25 वर्डों में दोनों को करना होता है ताकि हम इसे 50 शब्दों में निपटा सकें। पहली चीज़ कि आर्गुमेंट किस पे आ सकता है। आर्गुमेंट यदि हमारे पास कोई आता है तो ऐसा ज्वलंत टॉपिक, ऐसा बर्निंग इश्यू हमारे सामने आएगा जो कि करंट में हो, सामाजिक हो, नेशनल इश्यू हो, जिससे कि हमारे समाज पे भी प्रभाव पड़ रहा हो। तो ऐसे टॉपिक ही दिए जाते हैं ताकि बच्चा अपने सामाजिक परिवेश के बारे में भी जान पाए। अब देखते हैं इनके कुछ नियम। किसी विषय के पक्ष या विपक्ष के तर्कों के वर्णन में आपसे किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। बहस का विषय किसी भी प्रकार का हो सकता है तथा समसामयिक घटनाक्रम, राष्ट्रीय महत्व का विषय, समाज से संबंधी विषय इत्यादि हो सकते हैं। यानी कि जब कभी भी आर्गुमेंट आ सकता है तो आर्गुमेंट हमारे पास नेशनल इशू और सोशल इशू से जुड़ा हुआ ही आएगा या फिर करंट अफेयर से जुड़ा हुआ आ सकता है। यदि किसी विषय के पक्ष में अपने विचार रखते हैं तो उसकी अच्छाई, उसके लाभ, वह क्यों प्रचलित है, उससे आगे भी क्यों चलते रहना चाहिए आदि पॉइंट्स पर हमें प्रकाश डालना होता है। यानी कहने का मतलब कि जब कभी किसी टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं, यानी उसके बारे में हम लिख रहे हैं, तो हमें वह कहाँ से आया, उसके क्या फ़ायदे हुए और वह आगे किस प्रकार हमारे भविष्य को सुधार सकता है, इन चीज़ों के बारे में हमें लिखना होता है। और यदि आप उसके विपक्ष में कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको उसके विपक्ष में लिखना पड़ेगा
कि यह कैसे उत्पन्न हुआ और इससे क्या क्या दुष्परिणाम निकले और आगे ये किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे टॉपिकों के बारे में हमें लिखना होता है। परीक्षा में आपसे किसी भी विषय पर अपना पक्ष या विपक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है या फिर दोनों ही करने के लिए कहा जा सकता है। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट और फॉर दोनों को मिलाकर उसकी शब्द सीमा जो होती है वो 50 शब्दों की होती है। तो हमें शब्दों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आर्ग्यूमेंट के कि आर्ग्यूमेंट किस प्रकार से लिखना है और आर्ग्यूमेंट में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए आर्ग्यूमेंट में जब आप उसके पक्ष में लिख रहे हो तो आपको लिखना है फॉर, और जब आप उसके विपक्ष में लिख रहे हो तो आपको लिखना है अगेंस्ट। ये मुश्किल से आपकी 3 लाइनें फॉर और 3 लाइनें अगेंस्ट में होते ही आपके 50 शब्द हो जाते हैं। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है इंग्लिश एजुकेशन अ बोन और अ बेन फॉर आवर चिल्ड्रन, यानी अंग्रेजी शिक्षा हमारे बच्चों के लिए वरदान या अभिशाप क्या है, इसके बारे में हमें लिखना है। अब देखिए इंग्लिश की शिक्षा यदि हम इसके पक्ष में लिखते हैं और हम कहते हैं कि इंग्लिश की शिक्षा एक वरदान है, तो हमें इंग्लिश की पहचान, इंग्लिश के बारे में लिखना ज़रूरी है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इंग्लिश एक विश्व की जानी मानी भाषा है जो कि पूरे विश्व में पहचानी, समझी और लिखी बोली जाती है। दूसरा, क्योंकि यह वर्ल्ड की लैंग्वेज है तो हमें इसका अच्छे से ज्ञान होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह एक ही भाषा नहीं बोली जाती, हर जगह लोकल लैंग्वेज ही आप नहीं चला सकते। फिर हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पढ़ाई में, हमारी किताबें पूरी चेंज होती चली जाती है और किताबों में सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश रह जाती है, यानी किताबें हमारे पास हिंदी में ना हो के हमारे पास इंग्लिश में आएगी। तो इससे अच्छा है कि बाद में हमें दिक्कत आए उसका निपटारा हम पहले ही कर ले और हमारे बच्चों को इंग्लिश शिक्षा देनी चालू करें। तो ये इसके हमें पक्ष में लिख सकते हैं। अब इसके विपक्ष में यदि हमें लिखना है तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि मैं इस बात को ज़रा सा भी नहीं समझ पा रहा कि हम जो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं वो अंग्रेज़ी बोल कौन सी रहे हैं या लिख कौन सी रहे हैं, या फिर अंग्रेज़ी का जो हमने जो दुर्गति की है कि अंग्रेज़ी, अब पहले हम लिखते थे WHO हु, RU AREYOU, यानी आप कौन हो, और आजकल क्या लिखते हैं WH फिर R और फिर U। तो वहीं से हमें ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन हमने इसे पहले पढ़ा हो सही ढंग से तो हमें ये समझ में आती है। तो अब इसके विपक्ष में यदि हम कुछ लिखना चाहें तो हमें ये लिखना है कि हमने अंग्रेज़ी को और भी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। फिर हम इसके विपक्ष में कुछ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि आजकल अंग्रेज़ी शिक्षा एक सिर्फ हवा हो गई है, बाकी अंग्रेज़ी शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ स्पोकन सिखाया जा रहा है। फिर यदि हम इसके बारे में कुछ और अपने पर्सनली तर्क वितर्क लिखना चाहें तो हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर उर्दू ही उनकी राष्ट्रीय भाषा है। इसके अलावा कई देश ऐसे हैं जहाँ पे उन्हीं की जो लोकल लैंग्वेज है वो ही बोली जाती है, जैसे स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, फ्रांस में और भी बहुत से देश हैं जैसे सऊदीया है या फिर गल्फ कंट्रीज है, तो वहाँ पे अरबी ही बोली जाती है। वहाँ पे जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबी ही है। इसके अलावा यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में भी कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कि उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो ही उनकी मेन लैंग्वेज होती है। तो इंग्लिश हमारे बच्चों के लिए एक वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है, ये हम वहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब हम इस टॉपिक को देख रहे हैं कि इंग्लिश एजुकेशन
a boon or a bane for our children. 4 में हम लिखेंगे English being an international language stands unparalleled in its importance. We all want to be well versed in it as it can open the world of success to us. Being able to speak and write good English is considered to be a symbol of high status. Higher education is possible only through English. तो हम यहाँ पर जो 3-4 बातें लिख रहे हैं वो बातें हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं कि पूरे विश्व में विश्व की भाषा होने के साथ, यानी पूरे विश्व की भाषा होने की वजह से आज अंग्रेजी की महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम सभी जानते हैं कि जब हमें अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना सही ढंग से आ जाए तो हमारे लिए शहर के रास्ते खुल जाएंगे और हम बहुत अच्छा कमा पाएंगे। सॉरी गाइस। यदि हम इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना अच्छी तरीके से जानते हैं तो ये हमारे लिए एक स्टेटस का सिंबल हो जाता है। अच्छी अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना आज एक स्टेटस का सिंबल हो गया है। आगे की एजुकेशन जब भी हम करते हैं तो वो इंग्लिश के थ्रू ही पॉसिबल है, अन्य किसी भाषा के द्वारा वो पॉसिबल नहीं है। आप जब कभी भी मास्टर डिग्री कोई करेंगे, अभी आप 12th पास करेंगे, फिर आप कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज में भी आपके कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी जो हिंदी की लाइनें हैं वो इंग्लिश में भी होगी, हिंदी थोड़ी बहुत होगी और इंग्लिश ज़्यादा होगी। और जब आप आगे की क्लासों में जाएंगे तो वो सारी मास्टर डिग्रियां इंग्लिश में ही होगी। अब हम इसके अगेंस्ट में कुछ बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं I am quite unable to understand why all this brouhaha over English. यानी मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा कि आज ये अंग्रेजी पर इतना ज़्यादा हवा कैसे फैला दिया गया है। Can't we instill good values in our children through our own ancient languages such as संस्कृत और हिंदी? क्या हम हमारी जो प्राचीन भाषाएं हैं उनके माध्यम से हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं डाल सकते? आई थिंक नो अदर लैंग्वेज कैन बी द मीडियम ऑफ गुड एजुकेशन देन आवर मदर टंग। मैं नहीं सोचता कि हमारी खुद की मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा है जो कि एक अच्छी शिक्षा का प्रसार कर सके। इंग्लिश एजुकेशन देयरफॉर इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट नेसेसरी। अंग्रेजी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ एक पूरक शिक्षा है, कोई आवश्यक नहीं। ये हमारे पास इसका हिंदी अर्थ हो जाता है। तो हमने यहाँ पे वो ही बातें लिखी हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और जो हमें ज़रूरत है लिखने की, उन्हीं को लिखना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हम कर रहे हैं डोवरी। जो हम नया टॉपिक ले रहे हैं वो है डोवरी। डोवरी का मतलब है दहेज, अ टोकन ऑफ लव और अ क्रश। यानी दहेज एक प्रेम का प्रतीक है या अभिशाप है। देखिए पहले ज़माने में जब दहेज के रूप में गाय दी गई थी एक ऋषि द्वारा अपनी पुत्री को, तो वो इसलिए दी गई थी क्योंकि उस ऋषि मुनि के घर में सब कुछ संपन्न था, लेकिन
उसकी जो बेटी अपने ससुराल में जा रही थी वो गरीब परिवार था, तो उन्हें वो गाय को दूहते और उसके दूध से अपना घर चला सकते थे, इसलिए उनकी ज़रूरत के लिए उन्हें दी गई थी। फिर धीमे धीमे दहेज ने अपना रूप बदला, पैसे, गाड़ी, बंगले, प्रॉपर्टी, इन सब में बहन बेटियों को तोड़ने लगे। हालांकि जो कुछ दिया जाता है वो प्रेम का प्रतीक के रूप में दिया जाता है, लेकिन इस प्रेम के प्रतीक को लोगों ने सिर्फ आय का एक जरिया बना लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने हाथों पर विश्वास नहीं रहा, और जिस दिन उन्हें अपने हाथों पर विश्वास हो जाएगा वो ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे, क्योंकि पराया धन कुछ दिन का होता है, मेहनत का धन हमेशा के लिए होता है। तो दहेज जो है वो प्यार का प्रतीक है या अभिशाप है, हमें इस टॉपिक के बारे में लिखना है। 4. Dowry, as well as we all know, means the gift given to a girl by her parents at the time of her marriage. दहेज के बारे में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक लड़की को उसके माता पिता के द्वारा उसकी शादी पर दिए गए उपहार होते हैं। It include the love of her parents as well as well wishers for her. और इसकी इन उपहारों में उसके माता पिता का प्यार और उसकी शुभ चिंतकों का प्यार झलकता है। These gifts help her start a new life in a new home. इन उपहारों की बदौलत वह अपने नए घर में अपना नया जीवन चालू कर सकती है। This makes her life easy. इससे उसका जीवन आसान हो जाता है। तो गाइस एक चीज़ तो बताइए, ये यहाँ पर इसके पक्ष में है। यहाँ पे उपहार की बातें कही गई है कि उपहार के तौर पे दिए जाते हैं, उससे एक नई नवेली दुल्हन अपने घर को स्टार्ट कर सकती है, घर चालू कर सकती है। अब जैसे उपहारों में दहेज में दिया जाता है आटा पीसने की चक्की, कपड़े, बर्तन, गैस चूल्हा, ये तो फिर भी हम सोच सकते हैं कि इनसे घर चालू किया जा सकता है। लेकिन अब जैसे गाड़ी है और अन्य प्रॉपर्टी है, इनसे कौन सा घर चालू कर लोगे आप? फिर अगेंस्ट में देखिए, डाउरी गिवन बाय वंस ओन विश मे बी गुड बट द फॉर्म इट हैज़ टेकन टुडे इज़ रियली डिस्गस्टिंग। यानी यदि दहेज कोई अपनी इच्छा से देता है तब तो बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन आजकल दहेज का जो रूप हो गया है वह वास्तव में ही चिंतनीय है, यानी वास्तव में ही घृणा करने लायक है। आजकल बहू से पहले दहेज मांगते हैं, गाड़ी चाहिए, इतना रुपया चाहिए, वो चाहिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। Brides are tortured and sometimes even killed for want of more and more dowry. दुल्हनों को यानी विवाहितों को दहेज की लालच में आजकल बार बार प्रताड़ित किया जाता है और कभी कभार तो उन्हें मार भी दिया जाता है। The greed of in-laws destroy the life of the girl. ससुराल वालों के लालच की वजह से उस लड़की की जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। कीपिंग दिस इन व्यू, डाउरी सिस्टम शुड बी टोटली एबॉलिश्ड। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए दहेज प्रथा को पूर्णतया समाप्त कर देना चाहिए। ये यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है
वो हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी एक आर्गुमेंट कर सकते हो। बाकी मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो लग रहा है ऑनलाइन एजुकेशन। तो अगला जो एग्जांपल है वो है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण। देखिए, व्यवसायीकरण से मतलब है कि पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी और आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी शिक्षा दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर इसके लिए फ़ीस लेते हैं, एक रीजनेबल फ़ीस होती है, एक पढ़ाने का अच्छा तरीका, अच्छा माहौल होता है, तब तो वो ठीक है। लेकिन अब बात बात पे आप पैसे लेते हो, कभी इस चीज़ के कभी उस चीज़ के, तो ये कॉमर्शियलाइजेशन हो गया। आपने शिक्षा को व्यापार बना दिया। लेकिन ये बात भी सत्य हम भूल नहीं सकते, क्योंकि शिक्षक जो है वो एक इंसान है और इंसान का जीवन पैसे की बदौलत ही चल पाता है। पैसा बहुत ज़रूरी होता है। तब यदि वह पैसा नहीं लेगा तो वह खुद कैसे जिएगा, कैसे अपने स्टाफ को मेंटेन करेगा, कैसे स्कूल की गाड़ियाँ मेंटेन करेगा, कैसे बिल्डिंग को मेंटेन करेगा, कैसे वो सब कुछ कर पाएगा। इवन यहाँ तक वो टीचर भी लाके खड़ा नहीं कर पाएगा यदि फीस नहीं आएगी तो इसे कॉमर्शियलाइजेशन की परिभाषा में लेना जहाँ तक मैं जानता हूँ गलत है। लेकिन कुछ हद तक कुछ स्कूलों ने अपनी लिमिट को भी क्रॉस कर दिया है, तो वो कॉमर्शियलाइजेशन की हम उसे कॉमर्शियलाइजेशन में हम शामिल कर सकते हैं। तो इसके 4 में देखिए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इज़ पॉसिबल टुडे इन आवर ओन कंट्री। विश्व स्तर की जो शिक्षा है वो आज हमारे देश में भी संभव है। हाई क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर रन बाय बिजनेसमैन। उच्च कोटि के जो शिक्षण संस्थान हैं वो व्यापारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्दी एजुकेटेड फैकल्टीज। इन संस्थानों में अच्छा यानी आधारभूत ढांचा इनका बहुत अच्छा है और उच्च शिक्षित इनके शिक्षकगण भी होते हैं। दैट आर द बेसिस ऑफ गुड एजुकेशन, जो कि अच्छी शिक्षा के मुख्य आधार होते हैं। बाय स्पेंडिंग अ लिटिल वी कैन गेट एजुकेशन फॉर विच वी अदरवाइज हैव टू गो फॉर फॉरेन कंट्रीज। और थोड़ा सा खर्च करके हम ऐसी शिक्षा पा सकते हैं जिसके लिए हमें दूसरे देशों में जाना पड़ता है। यानी हम थोड़ा पैसा खर्च करके यदि हम वो शिक्षा यहीं पा लेते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब जैसे बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो दूसरे देशों में जाके MBBS करके आते हैं, डॉक्टरी पढ़ के आते हैं, क्योंकि वो पैसे वाले हैं इसलिए वो चले जाते हैं। लेकिन जो मेहनत करता है वो कम पैसे में यहीं भी पढ़ लेता है, और यदि उसे कुछ पैसे लग के उसे वही चीज़ें यहीं पे सीखने को मिल जाती है तो उसे जाने की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके अगेंस्ट में देखते हैं। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज़ ब्रॉट डिटेरियोरेशन टू आवर एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा का व्यवसायीकरण हमारी शिक्षा व्यवस्था में गिरावट का कारण बन गया है। यानी शिक्षा का व्यवसायीकरण करना हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा जो प्रणाली है, उसमें गिरावट का कारण बन गया। एजुकेशन टुडे हैज़ बिकम द डोमेन ऑफ रिच। आज शिक्षा सिर्फ और सिर्फ अमीरों का अधिकार बन गई है। हाई क्लास इंस्टीट्यूशंस चार्ज सो मच फॉर एजुकेशन। ऊंची संस्थाएं शिक्षा के लिए बहुत पैसा चार्ज करती है। दैट मैनी अ टैलेंटेड बट पुअर चाइल्ड हैज़
टू रिमेन विदाउट एजुकेशन। और इसी वजह से कई जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो गरीब हैं। प्रतिभाशाली गरीब विद्यार्थी इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अर्निंग मोर एंड मोर इज़ द मेन मोटिव ऑफ दीज ट्रेडर्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के इन व्यापारियों का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो सिर्फ एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। सो गाइस, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो क्लास उस क्लास से पहले आप मुझे अपना होमवर्क ज़रूर दिखाइए। और यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का आपको एक आर्गुमेंट करना है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम और अ गुड मीन ऑफ एजुकेशन। इस पे आपको इसके आर्गुमेंट को करना है। थैंक यू गाइस फॉर टुडेज़ क्लास।